बरेली नगर निगम के वार्ड नंबर 27 मथुरापुर से पार्षद पद के भाजपा के संभावित प्रत्याशी संजीव कुमार से आज हमारे संवाददाता ने उनके निवास स्थान पर मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान पार्षद पद के प्रत्याशी संजीव कुमार ने बताया कि क्षेत्र की एक समस्या का हमने गहनता से अध्ययन किया है और प्रत्येक समस्या के समाधान के लिए हमने विशेष योजना तैयार की है, जिसके अनुसार क्षेत्र का चौमुखी विकास एवं सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। पार्षद पद के प्रत्याशी संजीव कुमार ने बताया, केंद्र एवं राज्य सरकार की 1 दर्जन से अधिक योजनाएं जिनका लाभ पात्र व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पाता है। भ्रष्टाचार और बिचौलियों के वर्चस्व के कारण अपात्र लोग सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। हमने सरकार की योजनाओं को प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने और योजनाओं का लाभ दिलाने की रणनीति भी तैयार की है। इसकी जानकारी देते हुए वार्ड नंबर 27 मथुरापुर से पार्षद पद के भाजपा से संभावित प्रत्याशी संजीव कुमार ने बताया। मैं संजीव कुमार, पुत्र श्री बाबूराम गंगवार, वरिष्ठ भाजपा नेता हैं। पिछले 30 साल से भाजपा में ही कार्यरत हैं। इसके बाद हम वार्ड नंबर 27 से चुनाव के लिए संभावित प्रत्याशी हैं बीजेपी से। सभासद पद के, पार्षद पद के दावेदार हैं। जी। अगर भाजपा आपको वार्ड 27 से प्रत्याशी बनाती है तो किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? देखिए, वार्ड नंबर 27 की चौमुखी विकास कह लीजिए, साथ में केंद्र सरकार की योजनाएं, उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं, उनका लाभ पहुंचाने की प्राथमिकता सबसे पहले रहेगी। जो जनता के बीच नहीं पहुंच पाती है उसकी प्राथमिकता सबसे पहले है। 2 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है क्षेत्र का चौमुखी विकास और सौंदर्यीकरण, इसके साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ। जी, तो आपके विकास का मॉडल क्या होगा? देखिए, विकास के मॉडल में अगर मैं बात करूं, सभी तरह की सड़कें और सभी तरह की नालियां सीसी हो, पक्की हो, पहली प्राथमिकता। उसके मॉडल के रूप में जैसे कि हमारा ट्यूलिया का मुख्य मार्ग जो सोयाबीन से आता है, आपका 4 नंबर रोड से आता है, बहुत ही जर्जर अवस्था में, बहुत ही गंदी हालत में है। या मथुरापुर का आप जो रोड देख लीजिए, कितनी संभावनाएं उसकी चौड़ीकरण के लिए हैं, इसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा, जो मेरे साइड से मैंने सोचा हुआ है अपने विकास मॉडल में। इसके अलावा तालाब हैं या नालियां हैं, और भी चीज़ें हैं जिन पे अभी तक किसी ने भी किसी तरीके का कोई भी ध्यान या गौर नहीं किया है। किसी भी पार्टी की तरफ से जो भी कैंडिडेट आज तक आए हैं, ना तो उन्होंने ध्यान दिया है, ना किसी और ने आज तक प्रत्याशी के रूप में जो भी चुन के आए, किसी ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। जिन पे मैं ध्यान दूंगा, रोड हुई या नाली हुई या किसी भी तरीके का कोई विकास हुआ। आपके वार्ड नंबर 27 मथुरापुर में पेयजल की क्या व्यवस्था है और उसके लिए आपने योजना क्या तैयार की है? देखिए, वार्ड नंबर 27 में पिछले 32 वर्षों से हमारा वार्ड नंबर 27 नगर निगम से जुड़ा है, और नगर निगम से जुड़ने के बाद भी दुर्भाग्यवश अभी तक किसी भी तरीके का पेयजल नगर निगम द्वारा जो आता है वो किसी भी घर में उपलब्ध नहीं है। ये हमारा दुर्भाग्य है या प्रत्याशी द्वारा ये नहीं कराया गया काम या असफलता है उनकी। लेकिन मेरी सबसे पहली जो मुहिम रहेगी वो यही रहेगी कि घर घर में नाली या सड़क बनने से पहले एक पाइपलाइन बिछाई जाए नाली पानी की टंकी के लिए, और प्रॉपर तरीके से हर घर में पानी मुहैया कराया जाए। इसके अलावा हैंडपम्प की बात कर लीजिए, क्या हमारी मुख्य जगहों पर हैंडपम्प लगा हुआ है? लगा हुआ है तो या तो वो ख़राब है या उनमें सही पानी नहीं आता है। अरे कहीं पर जैसे सरकारी नल हो तो वहाँ पर हम लोग अपना काम कर सकें, ऐसी जगहों पर नल लगने चाहिए, जो कि अभी तक कहीं पर भी नहीं लगे हैं। मुख्य जगह कहीं पर नहीं लगे हैं। पार्षद या फिर किसी और की मर्जी से जहाँ जहाँ जो अपनी सुविधा अनुसार घर के सामने लगवा लिया गया, वही अब तक जो नल हैं वो चलते आ रहे हैं। लेकिन हैंडपम्प किसी मुख्य जगह पे, किसी मुख्य कार्य हेतु या जनहित में कार्य हेतु अभी तक नहीं लगे हैं, जिनकी प्राथमिकता सबसे पहले हमारी पेयजल की रहेगी, जिससे कि सबको स्वच्छ पानी मिले और सब लोग स्वस्थ रहें। क्योंकि गंदे पानी से जितनी बीमारियां होती हैं वो शायद किसी चीज से बीमारी नहीं होती है। स्ट्रीट लाइट उसकी स्थिति आपके वार्ड नंबर 27 मथुरापुर में क्या है और उसके लिए आपकी योजना क्या है? देखिए, संभवतः तो ये है कि हमारे जितने भी खंबे हैं उन पे स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था पक्की होनी चाहिए। रीज़न क्योंकि ऐसा है कि सभी लोगों को पूर्णतः प्रकाश मिलना चाहिए, जो नहीं मिल पाता है।
कम 10 खंभों में से मुश्किल से 5 से 6 खंभों पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्थाएं हैं अभी हमारे वार्ड में। चूंकि मैं इस वार्ड नंबर 27 से इलेक्शन लड़ रहा हूँ पार्षदी के लिए, तो मेरी एक रणनीति है इलेक्शन लड़ने के लिए विकास के मॉडल में। रणनीति ये है कि जैसे सबसे पहले मैं हर खंभे पर एक स्ट्रीट लाइट लगवाऊं, जबकि महापौर द्वारा इतनी ज़्यादा लाइटें बांटी गई हैं पार्षदों के लिए कि पूरी बरेली दूधिया रंग से रंग गई है, परंतु हमारे वार्ड में 10 में से 6 या 7 खंभों पर ही स्ट्रीट लाइट उपलब्ध हैं, बाकी के खंभे सूने पड़े हुए हैं। मेरी व्यवस्था ये रहेगी या मेरी प्राथमिकता ये रहेगी स्ट्रीट लाइट को लेकर कि मैं सभी खंभों पर स्ट्रीट लाइट लगवाऊं, और जिन पर स्ट्रीट लाइट नहीं लग सकती है या खंभे नहीं हैं या फिर सकरी गली हैं, उनमें मकान मालिक से परमिशन लेकर या वहाँ के निवासियों से परमिशन लेकर एंगल के द्वारा उस गली तक रोशनी पहुँचाई जाए। देखा भी गया है, लोगों से जानकारी मिली है कि सफाई व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। इस व्यवस्था को कैसे बेहतर करेंगे आप? देखिए, अब आपने सही क्वेश्चन मुझसे पूछा, क्योंकि चूंकि मैं वार्ड नंबर 27 में रहता हूँ, यहाँ से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पर 4 गांव आते हैं। अभी तक सबसे अगर व्यवस्था खराब है तो वो है हमारे यहाँ सफाई की। चूंकि अब तक किसी चीज़ को देखा नहीं गया गौर से, इतनी खराब व्यवस्था शायद ही किसी वार्ड की होगी बरेली में जितनी व्यवस्था खराब हमारे 27 नंबर वार्ड की है। लेकिन मैंने इसको रणनीति के तहत ऐसे तरीके से नापा है कि मैं पूरी जो स्वच्छ व्यवस्था है उसको 4 भागों में बांटूं जनसंख्या के आधार पर, कि जैसे मैं हर जगह अवेलेबल नहीं हो सकता, लेकिन मेरे लोग या मेरे प्रतिनिधि वहाँ पर अवेलेबल होकर उन सफाई कर्मियों को गाइडलाइंस देकर सफाई करवाएं सही से, और सुनिश्चित करें कि पूरी सफाई जिस डायरेक्शन में हो रही है, जिस डायरेक्शन में ऊपर से कहा गया उसी डायरेक्शन में हुई है या नहीं हुई है। इसके अलावा जो छोटी गलियां हैं, कूड़े की व्यवस्था, कूड़ेदान की व्यवस्था, ये जितनी व्यवस्थाएं हैं उनके लिए जगह जगह कूड़ेदान रखवाए जाएं। जो सकरी गली हैं उनमें कूड़ेदान रखवाए जाएं, जिससे कि जो वहाँ के निवासी हैं वो जाके उस कूड़ेदान में कूड़ा डालें, और जब गाड़ी आए कूड़े की और उस कूड़े को उठाकर वो अपने साथ ले जाएं। चूँकि अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था हमारे वार्ड में नहीं है। ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मुख्य व्यवस्था यही है, और जो अब तक सबसे खराब है। साथ ही साथ हर नाली में या हर गली मोहल्ले के कोनों में हर तरीके के कीटनाशक दवाओं का छिड़काव हो, फॉगिंग हो, जिससे कि डेंगू जैसी घातक बीमारियों से लोगों को बचाया जा सके, जनता को बचाया जा सके। चूँकि ये सबसे खराब व्यवस्था है, इसीलिए मेरा मेन फोकस और मेरे मेन जो है बात या मेन मुद्दा मेरा यही रहेगा, स्वच्छ भारत। सरकार की योजनाओं का लाभ सीधा जनता जी जी। तो हम बात करते हैं पहली योजना की, प्रधानमंत्री आवास योजना जी, जिसमें प्रधानमंत्री का सपना है कि हर गरीब के सर पर छत हो जी, और उस व्यवस्था को धरातल पर उतारने के लिए सरकार ने 2.5 लाख रुपए उन गरीब परिवारों के लिए अनुदान की राशि दी है जी। तो इस योजना का लाभ कितने प्रतिशत आपके क्षेत्र में लोगों को मिला है और उसके लिए आपकी योजना क्या है? देखिए, इस प्रश्न का मैं बड़ा स्पष्ट आपको आंसर दूंगा। जो हमारे यहाँ पर निम्न वर्ग के लोग हैं वो कम से कम 70% के आसपास हैं। चूँकि प्रधानमंत्री जी की तरफ से ये आवास योजना कई वर्षों से लागू है, परंतु अभी तक उन 70% में से 7% या 10% व्यक्तियों को भी उस योजना का लाभ नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है, इसमें बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, मैं सब चीज़ नहीं बता सकता। इसके लिए हम एक व्यवस्था बनाएंगे। सबसे पहले मैं अपने, अगर जनता मुझे चुन के भेजती है, पार्षद चुन के भेजती है, तो सबसे पहले मैं चिन्हित करूंगा उन लोगों को जिनके घर में पन्नी पड़ी हैं या टीन पड़ी हुई है या प्लाट होने के बावजूद छप्पर जैसे चीज़ों में रह रहे हैं। उनको चिन्हित करके उसकी पात्रता है या नहीं है, जानकारी के बाद हमारा एक कार्यालय होगा। उस कार्यालय में सभी तरीके की विशेषताएं होंगी कि आप जाके अपना जो भी ऑनलाइन भरवाना है भरवा के, चीज़ें पूर्ण करवा के, कागज़ पूर्ण करवा के आप उस योजना का लाभ उठा सकते हैं, जो कि अभी तक ऐसा किसी ने भी नहीं किया है। ये भी मेरी रणनीति में रहेगा, विकास मॉडल की रणनीति में। सरकारी जितनी भी योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, सभी योजनाएं जनता के बीच पहुंचे और उससे पहले उनको जागरूक किया जाए उन योजनाओं के लिए। उसके लिए भी हम एक मुहिम चलाएंगे और उसके लिए एक कैंपेन चलाएंगे।
जिससे कि हर एक व्यक्ति को अपनी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए चीज़ें पता हो और उसके अंदर जागरूकता हो उस योजना का लाभ उठाने के लिए। हर गरीब के सर पे छत होना बहुत आवश्यक है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी के एक ड्रीम प्रोजेक्ट में आता है, तो वही प्रोजेक्ट को मैं आगे लेके जाऊंगा और मैं इसमें सबसे पहले काम करूंगा अपने विकास मॉडल में। जी, हर गरीब परिवार को 5 लाख तक का इलाज आयुष्मान कार्ड के माध्यम से फ्री मिले। तो आपके क्षेत्र में कितने लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं, उसके लिए आपने योजना क्या तैयार की है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ये दूसरा ड्रीम प्रोजेक्ट था कि हर घर में स्वास्थ्य की सबसे अच्छी व्यवस्था हो, क्योंकि हमारे देश में जो निजी अस्पताल हैं उनमें सभी लोगों का इलाज संभव नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े अस्पताल हैं, बड़ी बड़ी फीसें हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं। इसी के लिए ये योजना लाए गए थे, हमारे प्रधानमंत्री जी लाए थे, जिससे कि गरीबों का आराम से और बिना फीस के आयुष्मान कार्ड के थ्रू इलाज किया जा सके। चूँकि 2011 की जनगणना के आधार पर 90% जनता को आयुष्मान कार्ड में शामिल होना ज़रूरी था, लेकिन हमारे अभी तक के जितने भी विकास हुए हैं या जितने भी लोग आए हैं, उन्होंने किसी भी तरीके के इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि किस तरह से हम इस योजना का लाभ जनता के बीच पहुंचा पाएँ। ये भी मेरी रणनीति में रहेगा, मेरे विकास मॉडल की रणनीति में रहेगा कि जितने भी मेरे वार्ड में आयुष्मान कार्ड की पात्रता में आते हैं उनका आयुष्मान कार्ड बनवाया जाए और उनको उस योजना का पूर्ण तरीके से लाभ मिले। किसी भी निजी अस्पताल में उनका इलाज हो सके, संभवतः हर तरीके की उनकी मदद की जा सके और इमीडिएट तरीके से उनकी चीज़ें अस्पताल में जाके सॉल्व हों। इसके अलावा हम लेबर कार्ड के थ्रू भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो चिन्हित करके जितने भी लेबर कार्ड अब तक बने हैं उनके द्वारा भी आयुष्मान कार्ड का लाभ उनको पहुंचा सकते हैं। गैस योजना जिसमें उन्हें एक सिलेंडर और गैस चूल्हा सरकार की तरफ से फ्री दिया जाता है, इसमें कितने प्रतिशत लोगों को लाभ मिला है और इस योजना को किस तरह जनता तक पहुंचाने का कार्य करेंगे? देखिए, जहाँ तक मेरा अनुमान है, मेरे वार्ड में या मेरे क्षेत्र में, मेरे कार्य क्षेत्र में लगभग 10% लोग महिलाओं को इसका लाभ मिल चुका होगा, परंतु इसमें 10% नहीं, उससे बहुत ज़्यादा महिलाएं इसमें आती हैं या वो परिवार आते हैं जिनको इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। उज्ज्वला योजना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट में आता है। माताओं, बहनों, बेटियों के लिए है ये प्रोजेक्ट, जिसमें कि सभी को हर घर में एक गैस चूल्हा मिले फ्री, एक सिलेंडर मिले फ्री, और जिससे कि वह अपना खाना बिना किसी झंझट के, बिना लकड़ी के या कंडे के जलाने से अपना बच के खाना बनाएं। चूँकि ऐसा नहीं हुआ हमारे वार्ड में, मैंने आपको फिर से यही कहा, पहले भी यही कहा था कि मेरा एक इसमें कार्यालय रहेगा। चूँकि अवेयरनेस नहीं होती, क्योंकि ऑनलाइन कौन कराएगा उन चीज़ों को, फिर उनमें पेपर कौन दिखाएगा, फिर उनकी पात्रता बनेगी। इसके लिए हम एक कार्यालय बनाएंगे और खुद सर्वे कराकर उनको चिन्हित करेंगे, बुलाकर उनको इस योजना का लाभ दिलवाएंगे। ये मेरी प्रायोरिटी रहेगी, क्योंकि उज्ज्वला योजना जो है वो हमारी माताओं बहनों के लिए है, जो अभी भी आज भी 2022 में चूल्हे पे रोटी बनाती हैं, कंडों पे रोटी बनाती हैं या फिर लकड़ी बिचाली बीन के रोटी बनाती हैं। जबकि ये सब योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दी गई हैं, लेकिन इसका लाभ किसी ना किसी वजह से उन तक नहीं पहुंच पाया है, जिसका कार्य मैं करूंगा। अगर मैं इस कार्य क्षेत्र से प्रत्याशी चुनकर आता हूं तो मैं संभवतः हर जो कार्य ऊपर की योजनाएं हैं, केंद्र की हो या फिर उत्तर प्रदेश सरकार की हो, वो सभी योजनाओं को जागरूकता के अभियान के द्वारा जगाकर उनको प्राथमिकता के तौर पे दिया जाएगा। साथ ही साथ एक इसमें जुड़ा हुआ पॉइंट है इसी से, राशन कार्ड का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कोरोना काल में फ्री राशन वितरण के लिए योजना चलाई गई थी। उसके बाद से बहुत से लोगों को राशन कार्ड बना और राशन भी वितरण हुआ, परंतु अभी भी निम्न वर्ग के इतने लोग इससे वंचित हैं कि मैं आपको व्याख्या नहीं कर सकता, उनकी परसेंटेज व्याख्या नहीं कर सकता अभी इस इंटरव्यू में। लेकिन मेरी जो मुहिम रहेगी वो ये रहेगी कि मैं हर एक व्यक्ति का, हर एक निम्न वर्ग के या फिर मध्यम वर्ग के परिवार का राशन कार्ड बनवाऊं, क्योंकि राशन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। आपका आयुष्मान कार्ड उसी के द्वारा बनेगा, आपका उज्ज्वला योजना उसी के द्वारा मिलेगी, राशन वितरण आपका उसी के द्वारा होगा, या फिर किसी भी तरीके की जो भी योजनाएं होंगी
केंद्र सरकार की हो या उत्तर प्रदेश सरकार की हो, वो आपको राशन कार्ड के द्वारा ही उपलब्ध या मुहैया कराई जाएंगी। इसके लिए मैं वही फिर से कहूँगा कि मेरे ऑफिस में इसके लिए कार्यालय होगा, जिसमें आपकी ऑनलाइन व्यवस्था होंगी। सर्वे कराकर उनको बुलाया जाएगा कि आप अपने राशन कार्ड के लिए ये चीज़ें लाइए, और हम इसमें आपकी पूरी तरीके से सहायता करेंगे, ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन तक, जब तक राशन कार्ड आपका बनकर नहीं आता है। दूसरी बात, अभी भी जो राशन कार्ड है वो अपडेटेड नहीं है। यूनिट्स जो चढ़ी हुई थी वो पहले से अभी तक वही चल रही है, 2 यूनिट हैं या 3 यूनिट। अभी उन लोगों को घर में 5 यूनिट होनी है या 6 यूनिट होनी है, जिसका कार्य अभी भी रुका हुआ है या पूर्ण नहीं हुआ है। उस कार्य को भी हमारे द्वारा पूर्ण किया गया, जिससे कि पूरा लाभ राशन वितरण का उनके घरों तक पहुंचे। इसके साथ ही साथ एक और मुद्दा भी है पेंशन का। जितनी भी हमारी केंद्र सरकार द्वारा या फिर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेंशनों के लिए जो योजना चलाई गई हैं, क्या वह सभी व्यक्तियों के पास या जनता के पास पहुंची? ये पहला मुद्दा है पेंशनों का जो मैं उठा रहा हूं। चूँकि हमारे यहाँ पर अभी तक जितने भी जनप्रतिनिधि चुनकर आए हैं, क्या इन्होंने इस पर ध्यान दिया कि किस माँ को, विधवा माँ को पेंशन मिल रही है, या किस वृद्ध माँ के लिए, वृद्धावस्था के लिए पेंशन जो आती है वो मिल रही है, या कोई विकलांग व्यक्ति है उसके लिए विकलांग पेंशन मिल रही है नहीं, या नहीं मिल रही है। इस पर भी मैं काम करूँगा। इसके लिए मैंने जो रणनीति बनाई है वो इस तरीके से बनेगी कि मेरे ऑफिस में जो बैठा होगा वो सर्वे करेगा कि किन किन लोगों की पेंशन आ रही है और किन किन लोगों की रुकी हुई है। क्योंकि पेंशन तो बन जाती है लेकिन किसी कारणों की वजह से रुक जाती है, जैसे कि वृद्धावस्था की पेंशन है या विधवा पेंशन है, उसमें आधार नहीं लगा होता है या कोई डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट होता है। उसके लिए विकास भवन जाया जाएगा या फिर समाज कल्याण जो ऑफिस बने हुए हैं उनके ऑफिस जाया जाएगा और ये निकलवाया जाएगा कि हमारे कार्य क्षेत्र में कितनी लोगों की पेंशन्स रुकी हुई हैं, उनको दिलवाने की प्राथमिकता मेरी रहेगी। इसके साथ जो भी चीज़ें होंगी वो सबके साथ बैठकर सॉल्व की जाएंगी। सभी के सामने जितने भी हमारे कार्य क्षेत्र में जो मौजूद लोग आते हैं उनके साथ बैठकर हम लोग उन समस्याओं का समाधान करेंगे जो भी इसके अलावा नई नई समस्याएं पैदा होंगी। देखिए, संदेश तो मैं नहीं दे सकता क्योंकि ये मेरा एक परिवार है। वार्ड नंबर 27 मेरा एक परिवार है। मैं जन्मजात यहीं पैदा हुआ और यहीं पर रह रहा हूँ। संदेश के माध्यम से तो नहीं कह सकता, संदेश वर्ड तो मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता चूँकि, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग मुझे प्रत्याशी चुनते हैं तो उसमें मैं जितने भी मेरे वार्ड के गांव आते हैं उनमें एक कमेटी बनेगी। कमेटी में कुछ लोग होंगे, उनकी सलाह के अनुसार मेरे कार्यालय में मीटिंग होने के बाद विकास होगा और विकास होने के बाद हम एक साथ जुड़कर एक साथ मिलकर काम करेंगे। इसीलिए मेरी टैगलाइन भी यही है कि सबको लेकर साथ चलेंगे, सबको मिलकर काम करेंगे।